सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में 3 टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं। पहला है भारत नेपाल तनाव और चीन। इसमें हम बात करेंगे कि भारत और नेपाल के जो संबंध कभी जो बहुत मधुर हुआ करते थे, क्यों आज तनाव की कंडीशन में पहुंच गए हैं, और इस तनाव के पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका चीन की दिखाई दे रही है। देखेंगे आखिर चीन ने कैसे नेपाल पर अपना कब्जा जमाया है और उसके वजह से नेपाल और भारत के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। साथ ही साथ जो करंट सिचुएशन है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे भारतीय गौर। यह एक जीव है, देखेंगे आखिर ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में उत्पन्न हुए नए विवाद को लेकर, और देखेंगे आखिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के विवाद का जो इतिहास रहा है वह अभी किस रूप में दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ उसका ऐतिहासिक कालक्रम क्या है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए इन्हीं तीनों टॉपिक को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम भारत का मैप देखते हैं, और मैं इसको जूम कर रहा हूं, आप इसको देखिए। अब आपको एक जो है कि देश दिखाई देगा नेपाल। इसकी थोड़ी सी बाउंड्री देखिए, आपको एक तरफ उत्तराखंड दिखाई देगा, इससे लगा हुआ उत्तर प्रदेश दिखाई देगा, बिहार दिखाई देगा, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी इससे लगे हुए दिखाई देंगे। अब ये जो आप नेपाल देख रहे हैं इसकी लोकेशन को आप समझिए, यह लैंड लॉक्ड एरिया है। अर्थात लैंड लॉक्ड का मतलब है भू आबद्ध, इसका कोई भी भाग कोस्टल एरिया से नहीं लगता। लेकिन वर्तमान समय में सभी देश क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, और इसकी व्यापारिक निर्भरता के साथ साथ आर्थिक निर्भरता भी भारत पर है, लेकिन फिर भी संबंध तनावपूर्ण है। आप उसके बाद एक इमेज और देखिए, यह देखिए भारत और जो है कि नेपाल के बीच का यह बॉर्डर का मैं दिखा रहा हूं। आप इसमें देखिए, क्या आपको कहीं बैरियर लगा दिखाई दे रहा है? यहां पे पुलिस जरूर खड़ी रहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए खड़ी रहती है जिससे कोई विवाद उत्पन्न ना हो जाए। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति किधर से भी आ रहा है, चाहे वो इंडिया से नेपाल जा रहा हो या नेपाल से इंडिया आ रहा हो, किसी की चेकिंग नहीं हो रही। और इसी तरह से आप यह भी देख लीजिए, बिल्कुल खुली हुई जो है कि सीमाएं हैं। और उसके बाद एक इमेज यह देखिए, यही जो इमेज देख रहे हैं, आपको एक चीज है कि यहाँ पर घर बने हुए हैं, खेत है, खलिहान है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक पत्थर लगा दिखाई देगा। और ये जो पत्थर है यह सीध में कई तरफ ऐसे ही पत्थर लगाए जाते हैं, और इन पत्थरों के सीध को मिलाते हुए ही बाउंड्री निर्धारित होती है। कुल मिलाकर यह जो पूरी सीमा है भारत और नेपाल की, यह बहुत ही फ्री है, मुक्त है। यहाँ पर बहुत कम बाड़ा बंदी हुई है, लेकिन यही सीमा अब तनाव का कारण है। खैर आइए एक एक करके मैं आपके इसके मिनट से आपको परिचित करवाता हूं। नेपाल जो है कि भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध अच्छे रहे हैं, और यह इन संबंधों में जो मुख्य भूमिका रही है वह रही है राजनीतिक संबंधों की। स्वाभाविक है, राजनीतिक जो संरचना या जो सत्ता होती है वह डिसाइड करती है किसी देश के साथ हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध कैसे होंगे। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर भारत और नेपाल के संबंधों को देखें तो हमें पता चलेगा राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में चीन द्वारा जो हस्तक्षेप किया जा रहा है नेपाल में, उसके वजह से कुछ खटास पैदा हुई है। अब ये जो खटास पैदा हुई है इसको थोड़ा सा और बेसिक से समझिए। दोनों देशों के बीच लगभग 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है, जो कि भारत के 5 राज्यों। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, सीमा आपको कहीं कम लिखी दिखाई मिल सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम सीमा है हम उसको लेकर चलेंगे, हम अपने क्षेत्र को कम नहीं करेंगे। यह जो सीमा है आपको 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम से लगती है। दोनों देशों की भी जो सीमा है उसका 98% जो भाग है उस पर सहमति है दोनों देशों की। अर्थात दोनों देशों ने क्या किया है, आपस में मिलजुल कर अपने बॉर्डर के जितने भी मतभेद थे उनको दूर कर लिया है।
1950 में भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देश के बीच हुई थी और यही संधि जो है कि भारत और नेपाल संबंधों को मजबूती प्रदान करती है। इसी संधि के द्वारा ही दोनों देशों के बीच न सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही बिना रोक टोक के सुनिश्चित होती है, बल्कि यहाँ पर जो है कि लोगों की आवाजाही भी सुनिश्चित होती है। जैसा कि मैंने आपको बॉर्डर दिखाया, बॉर्डर के एक से दूसरे तरफ जाते हुए किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। रक्षा और विदेश मामलों में भी इस संधि का प्रभाव देखा जा सकता है और नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की जो अनुमति मिलती है वो भी इस संधि का ही एक भाग है। अर्थात नेपाल चाहे तो भारत से कितना भी हथियार खरीद सकता है। यह जो लाभ है अन्य देशों को नहीं मिला हुआ, लेकिन हमने नेपाल को इस संधि के माध्यम से दे रखा है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच जो आवागमन है वह सिर्फ आजीविका तक सीमित नहीं है, बल्कि रोटी और बेटी का रिश्ता है। जैसे कि आप कहते हैं बेटी ब्याहना का मतलब होता है कि अपनी बेटी को शादी करना, जैसे आप कहते हैं ना शादी विवाह के, ये भी चीजें भारत और जो है कि नेपाल के बीच में होती हैं। और जब आप शादी जैसे संबंध बनाते हैं, इसका मतलब है कि आप सब लोगों में अर्थात दोनों ही देश के लोगों में संबंध क्या है, काफी अच्छे हैं, तभी तो यह हो पा रहा है। इसके साथ साथ जैसे कि नेपाल जो है वह मैंने बताया लैंडलॉक्ड एरिया है, इसलिए वह अपने व्यापार के लिए कोलकाता पोर्ट का यूज करता है और हम उसका सहयोग करते हैं। इसी के साथ साथ जो गोरखा रेजिमेंट्स है उसमें भी नेपाल के जो पहाड़ी इलाके के युवा लोग हैं वह भी बड़ी संख्या में इसमें शामिल होते हैं। और इसी के साथ दोनों देशों के बीच सूर्य किरण नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित होता है, जिसमें दोनों देश की सेनाएं अपने अपने क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। अब इन मधुर संबंधों में जो कड़वाहट का प्रारंभ होता है उसकी एक जो है कि आपको समय काल दिखाई देगा सितंबर 2015 में, जब नेपाल का नया संविधान अस्तित्व में आता है। जब संविधान अस्तित्व में आया तो नेपाल का यह कहना है कि भारत के द्वारा वह उत्साह नहीं दिखाया गया जिसकी हमें कल्पना थी। साथ ही साथ जो यहाँ पे मधेसी समुदाय के लोग थे, मधेसी मतलब भारत और नेपाल में अगर नेपाल का जो दक्षिणी भाग है वहां पर लगा हुआ जो पर्वत का, नेपाल का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके दक्षिण का जो भाग है लगा हुआ, वहां पर जो समुदाय रहते हैं उनको मधेसी समुदाय बोलते हैं। तो इसमें जो कहा गया, एक तो जो नेपाल का जो संविधान आया भारत ने उस पर उत्साह नहीं दिखाया, यह नेपाल के द्वारा कहा जा रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ पे मधेसी समुदाय के लोग थे उनकी नागरिकता का मुद्दा भी भारत ने उठाया और भारत का मानना था इनको भी नेपाल की नागरिकता इस संविधान के अनुसार मिलनी चाहिए थी। और उसके बाद क्या है, जो मधेसी समुदाय के लोग थे ये अपने सरकार अर्थात नेपाल सरकार से यह आग्रह कर रहे थे कि हमें भी नागरिकता दी जाए और हमें भी संविधान का भाग बनाया जाए। कुल मिलाकर यह जो मांग थी मधेसी समुदाय की, यह हिंसा में परिवर्तित हो गई और इस हिंसा के लिए नेपाल ने भारत को रिस्पॉन्सिबल समझा। बात तब आगे ज्यादा बढ़ी जब वर्ष 2017 में नेपाल चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में नेपाल क्या हो गया, शामिल हो गया। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना जो कि आपने देखा होगा, जिसका पाकिस्तान जिससे जुड़ चुका है और जो पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा है वो भी इसी का क्या भाग है। तो इसी का भाग क्या बन गया, नेपाल बन गया। और भारत बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था कि नेपाल जो है कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा बने, इसलिए नेपाल ने भारत पर बिग ब्रदर वाली छवि को जोर शोर से दुनिया के सामने रखा। बिग ब्रदर का मतलब है कि भारत यह चाहता है, नेपाल का कहना है कि भारत यह चाहता है कि वह जैसा चाहता है हम वैसा करें जैसा बड़े भाई के कहने पे छोटा भाई करता है। उसके बाद थोड़ा सा समय और आगे बढ़ा और फिर क्या हुआ गया कि भारत सरकार ने नवंबर 2019 में एक नया नक्शा जारी किया और जो नया नक्शा है उसमें स्वाभाविक है, आपको पता है जम्मू कश्मीर की जो स्थिति में हमने परिवर्तन किया उसके बाद नए नक्शे की जरूरत है, हमने ऐसा ही किया। अब इसमें क्या किया, जब संबंध हमने नया नक्शा जारी किया फिर से जो है कि जो संबंध थे भारत और नेपाल के तनावपूर्ण हो गए। और तनावपूर्ण इसलिए हुए कि दरअसल हमने इस जो काला पानी क्षेत्र है जो कि हमारा है
है हमने अपने नक्शे में दिखाया था। लेकिन अब क्या था, जब हमने इसको नए नक्शे में इंट्रोड्यूस किया तो नेपाल ने इस पर आपत्ति दर्ज की और उसने कहा कि यह हमारा भाग है, जो कि पहले से भी हमारे ही नक्शे का भाग है और हमारा ही उस पर दावा रहा है और मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी सेपरेट बना चुका हूं। अब हुआ क्या था कि दरअसल ये नवंबर 2019 तक आते आते इस समय तक चीन का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया था और जब चीन का हस्तक्षेप बढ़ गया था तो उसके पीछे कारण यह था कि वन बेल्ट रोड जो परियोजना थी इसके माध्यम से चीन ने बम्पर यहां पर क्या किया, निवेश किया। इसके साथ साथ कई घोषणाएं कर रखी हैं जिसके माध्यम से कई हजार करोड़ रुपए का निवेश चीन की गवर्नमेंट नेपाल में करने वाली है। अब जब नेपाल में ऐसा करने वाली है तो स्वाभाविक है जब आर्थिक प्रभाव किसी देश का बढ़ता है तो उसके साथ कुछ चीजें और बदल जाती। लेकिन यहाँ पर एक चीज और होती है, यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, चूंकि ये भी क्या है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से अपने आप को जोड़ती है और चीन में भी यही है, तो इस तरह से चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है इससे अपनी समीपता यह घोषित करते हैं और चीन की नीतियों का यह क्या करते हैं, खुलकर समर्थन करते हैं। जब चीन की नीतियों का खुलकर ये समर्थन करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत से इनका क्या होगा, अलगाव होगा और भारत की आइडियोलॉजी से ये दूर चले जाएंगे और साथ ही साथ ये सब उन चीजों को फिर से उठाने का प्रयास करेंगे जिन चीजों पर हमने ऑलरेडी सहमति बना ली है। 1950 से लेकर अगर हम 2015 तक देखें तो हमने दोनों देशों ने मिलकर एक दूसरे का काफी सहयोग किया है और दोनों ने काफी जो है कि विकास किया है। भारत ने बड़ी मात्रा में नेपाल के जो आर्थिक क्षेत्र हैं उनको सहयोग दिया है, उनको बूस्ट किया है, उनको आगे बढ़ाया। अभी तो यह था तो भारत का 2015 तक प्रभाव बहुत अच्छा था। लेकिन क्या होता है कि जब यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी आती है, आंतरिक संघर्ष होते हैं, उन्हीं संघर्षों में चीन क्या करता, अपनी भूमिका निभाता। एक भूमिका थोड़ा अभी कुछ समय पहले की देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है, जो सत्ता दल है अर्थात जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चूंकि आपको पता है यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्ता में है वो भी कई गठबंधन कई पार्टियों के मिलजुल से बनी है, तो इसी में क्या हुआ था, तनाव बन गया था। जब तनाव बन गया था तो इसी तनाव को कम करने के लिए जो चीन की एम्बेसडर है नेपाल में जिनका नाम है हाउ यांगी, इन्होंने हस्तक्षेप किया। आप कल्पना करिए, हम भारत का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, आप कल्पना करिए किसी देश की, उसमें जो है कि वहां के खुद चुनी हुई सरकार है और उस सरकार में अगर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो कोई बाहरी देश क्या करे, अपने एम्बेसडर से सभी चीजों को डील करवाए और यही हुआ था क्या है नेपाल में। आप समझ सकते हैं कि चीन के एम्बेसडर ने न सिर्फ इन लोगों से बात किया बल्कि इनको कहा कि जो सरकार जैसे चल रही है आप इसको ऐसे ही चलने दीजिए और एक नहीं 7 से 8 मीटिंग चीन के एम्बेसडर के द्वारा की गई। तो आप समझ सकते होंगे कि कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस चीन का आपको दिखाई दे रहा। इसके साथ साथ अब देखिए चीन का इन्फ्लुएंस और एक चीज देखिए कि आपको पता है कुछ समय पहले चीन ने पूरे एवरेस्ट को अर्थात जो नेपाल का हिस्सा भी है उसको भी कहा कि ये पूरा चीन का, लेकिन कभी भी जो है कि नेपाल ने उस पर आपत्ति दर्ज नहीं की और वहीं पर हमने जो है कि जो लिपू लेक का दर्रा है वहां पर जो कैलाश मानसरोवर सड़क का निर्माण किया उस पर जो है कि नेपाल खुलकर सामने आ गया। कुछ समय पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा था कि भारत से आने वाला कोरोना वायरस संक्रमण चीन और इटली से आने वाले संक्रमण से अधिक घातक है। यह स्टेटमेंट क्या दर्शाता है कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके हैं और हर चीज को वह उसी एंगल से देख रहे हैं जिस एंगल से चीन उनको दिखाने का प्रयास कर रहा है। जब हमने कैलाश मानसरोवर रिंग रोड का निर्माण किया तब भी इन्होंने आपत्ति दर्ज की और यहाँ तक कहा कि इससे नेपाल की संप्रभुता का हनन होता है। अब जब यह कैलाश मानसरोवर लिंक रोड का जब मुद्दा आया तो इसके बाद नेपाल के द्वारा कहा गया कि वर्तमान समय में भारत और नेपाल के बीच 120 बॉर्डर पोस्ट हैं। बॉर्डर पोस्ट का मतलब ऐसे एरिया जहां से लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अर्थात देखिए जैसा मैंने अभी आपको दिखाया प्रवेश द्वार, इसी प्रकार के प्रवेश द्वार हैं, कई जगह चेक इन भी नहीं होती है। तो इसी प्रकार के 120 बॉर्डर पोस्ट हैं और नेपाल ने कहा हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे और साथ ही साथ ये भी कहा कि न सिर्फ
सिर्फ हम बॉर्डर पोस्ट बढ़ाएंगे बल्कि वहां पर अपनी आर्मी भी बढ़ाएंगे और भविष्य में नेपाल किसी अन्य क्षेत्र पर निर्माण को स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात नेपाल यह कहता है कि जो भी भारत और नेपाल के बीच के विवादित क्षेत्र हैं उस पर हम अब कोई कार्य नहीं होने। अब नेपाल से कोई ये पूछे कि आपकी इकोनॉमी इतनी छोटी है, आपने जो कुछ भी कमाया है उसमें भारत के योगदान को आप नकार नहीं सकते, लेकिन फिर इस प्रकार के तनाव क्रिएट करने की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो सत्ता दल है उसकी जो झुकाव कम्युनिस्ट पार्टी की ओर है वह इसको घातक दिशा की ओर ले जा रहा है। इसके साथ ही नेपाल जो आर्म पुलिस फोर्स है यही क्या करती है, सीमा पर जो है कि नियंत्रण रखती है और इसकी भी संख्या बढ़ाने की बात की गई। आपको पता है नेपाल से लगे वाले जो बॉर्डर के एरिया हैं वहाँ पर हमारा एसएसबी अर्थात सशस्त्र सीमा बल कार्य करता है और हर प्रकार की चुनौतियों को अंजाम देने के लिए और साथ ही साथ उनको टेकल करने के लिए तैयार रहता है। अभी यहाँ पर बुधवार को अर्थात कुछ दिन पहले ही नेपाल ने ये कहा कि यहाँ पर जो नेपाल में केसेस आ रहे हैं कोरोना वायरस के, इसमें से 85% केसेस का संबंध भारत से आने वाले लोगों का है। हमारे यहाँ देखिए कोरोना वायरस के केसेस कितने ज़्यादा आए, हमने तो किसी देश को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। इसका मतलब यह है कि हम यह जानते हैं कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ समझिए, भारत से अच्छा तो नेपाल का हेल्थ सेक्टर नहीं है। हम मानते हैं कि वो अपने जीडीपी का ज़्यादा खर्च करता है, लेकिन अब यहाँ से दिल्ली, तमिलनाडु, केरला से कोई यहाँ पर इनके यहाँ इलाज तो कराने नहीं जाएगा। तो इस प्रकार के जो संबंध हैं ये सिर्फ और सिर्फ यह बताता है कि आप संबंधों को सिर्फ तनावपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ ये भी हुआ कि इन्होंने अपना नया नक्शा बनाया और जब नया नक्शा बनाया इस नए नक्शे को नेपाल की संसद ने जो है कि मंजूरी दे दी है। इसमें लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा समेत भारत के, ध्यान दीजिए, भारत के 395 किलोमीटर इलाके को नेपाल ने अपने हिस्से में दिखाया है। अगर इसको अनुमति मिल जाती है तो ये क्या होगा, कानूनी रूप धारण कर लेगा। जब कानूनी रूप धारण कर लेगा का मतलब यह चाहते हैं कि ये जो विवाद बॉर्डर डिस्प्यूट का है, जिसको हम आराम से बैठ के मिलजुल कर और थोड़ा शांत दिमाग से इसको सॉल्व कर सकते थे, अब यह जो तनाव है ये हमेशा के लिए बन जाए। क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने जो अब नया मैप बनाया है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, हमने अपनी अनुमति भी दे दी। वर्तमान घटनाक्रम जुड़ा हुआ है बिहार से। बिहार की जो सीमा है लगभग 601 किलोमीटर नेपाल के साथ लगती है। 7 जिले इसमें शामिल होते हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। शुक्रवार को क्या हुआ था, भारत नेपाल सीमा पर स्थित सीतामढ़ी पर तनाव बढ़ गया। हुआ क्या, यहाँ पर एक भारतीय परिवार के लोग अपने खेत की ओर जा रहे थे। अच्छा, कुछ जगह पे ये भी लिखा है कि कोई एक बहू थी, उससे मिलने परिवार के लोग आए थे, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक यह है कि इसमें एक जो है कि चूंकि यहाँ का पूरा जो क्षेत्र है जो बॉर्डर के पास का, कई लोग ऐसे हैं, इंडिया के कई लोग ऐसे हैं कि जिनके खेत जो है कि बॉर्डर के दूसरे हिस्से में अर्थात नेपाल में पड़ते हैं। तो लोग जैसे खेत में जाते हैं ऐसे ही जा रहे थे और उनको रोका गया, विवाद बढ़ा, उसमें गोली चला दी गई। आर्म्ड पुलिस फोर्स अर्थात जो है कि नेपाल की फोर्स के द्वारा, उसमें एक भारतीय की मौत हो गई और कई लोग घायल। और इसके वजह से क्या हुआ है, ये तनाव काफी बढ़ गया है। और जब तनाव काफी बढ़ गया है तो इसी तनाव को अब जोड़कर पूरे मुद्दे को देखा जा रहा है। अर्थात ये तो एक घटना है जो लोकल लेवल पर हुई है, लेकिन इस घटना को अंजाम जिस तरह से दिया जा रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से एक सतत रूप से नेपाल के द्वारा भारत के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी की कड़ी का क्या है, ये हिस्सा है। उम्मीद तो हम लोग यही करेंगे कि आने वाले बहुत ही जल्द समय में इसका समाधान हो जाए और यह जो दोनों देश हैं एक दूसरे का सहयोग कर कर आगे बढ़े। हमारी और इनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलावट है काफ़ी अच्छी रही है। और देखिए, जब भी कोई देश आगे बढ़ता है तो उसमें उसके पड़ोसी की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। आज पाकिस्तान जिस कंडीशन में है उसके पीछे का कारण भी यही चीन है और इसी चीन की वजह से ही हाल के दशकों में जो है कि पाकिस्तान ने ऐसी गतिविधियों का अंजाम दिया है जो भारत विरोधी है। ऐसा नहीं है कि जो है कि पाकिस्तान इससे पहले नहीं करता है, लेकिन होता क्या है कि यह जो चीन है यह पाकिस्तान और नेपाल को आगे कर कर भारत को कहीं ना कहीं इंगेज करके रखना चाहता है और अपने यहाँ से संबंधों को हटाना चाहता है। और एक चीज़ और, जो नेपाल के द्वारा पूरा घटनाक्रम किया जा रहा है, यह एक कारण इसका यह भी है कि
नेपाल जो है कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाकर अपने यहाँ की जो आंतरिक उसकी चुनौतियां हैं उसको छुपाने का यह प्रयास कर। खैर कुल मिलाकर यही पूरा आज का टॉपिक था। आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे यह पूरा जो टॉपिक है कैसे विवादित होता जा रहा। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक भारतीय गौर। अब देखिए ये एक जीव है ना, और ये जो जीव है काफ़ी जो है कि बलशाली रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो गौर, जिसको बॉस गौरस, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक बड़े काले जो है कि लोम का मतलब आवरण वाला, बालों वाला ढका हुआ एक जंगली स्तनपोषी शाकाहारी पशु है। और यह जो जंगली मवेशी होते हैं उसमें सबसे बड़ा माना जाता है। शब्द है मवेशी, अर्थात जिनको आप पाल सकते हैं उसमें सबसे बड़ा माना जाता है। पालतू गौर को घायल और मिथुन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ भिन्न भिन्न भागों में इसको स्थानीय नाम दिए गए हैं, जैसे गौरी गाय, बोदा, गौली इत्यादि इसके नाम हैं। वर्तमान समय में इनकी जो सबसे बड़ी आबादी है वह भारत में पाई जाती है और इसका जो संबंध है वह बोविडाए और गोवंश अर्थात बोवाइन उपकुल से है। इनका एक जो वंश है वह देख लीजिए कौन सा है आपका बोविडाए, और जो गोवंश है उपकुल जो है इनका कौन सा है, गोवंश का है। अर्थात जैसे गाय की प्रजातियों के यह क्या माने जाते हैं, भाग माने जाते हैं। भारत के, जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा संख्या इनकी भारत में पाई जाती है। इसके अलावा जो है कि म्यांमार में, मलाया प्रायद्वीप में और दक्षिण पूर्व एशिया में भी ये कुछ संख्या में मिलते हैं। श्रीलंका में भी ये पाए जाते थे, लेकिन पशु रोग होने के कारण वहाँ से यह जीव समाप्त हो गए। कई बार इनको बाइसन जो कि एक जंगली जो है कि भैंसा होता है जो कि यूरोपीय क्षेत्रों में पाया जाता है, उससे इसको जोड़ लिया जाता है, लेकिन यह उससे अलग होता है। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है 5 से 6 फुट होती है और इनकी जो सींगें हैं वो अंग्रेजी की सी अक्षर, जैसे कि आपने देखा, फिर से आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। इनका जो सींग होता है वो अंग्रेजी की सी अक्षर की तरह होता है और लगभग 27 से लेकर 30 इंच तक बड़ा होता है। मादा की जो सींगें होती हैं, इसमें भी नर और मादा होते हैं, जो सींगें होती हैं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और बेलना आकार होती हैं। इनका जो त्वचा का रंग जो मैंने आपको ब्लैक कलर का दिखाया हमेशा नहीं होता, उम्र के अनुरूप बदलता रहता है और सामान्यतः ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहते हैं, लेकिन चारागाह की तलाश में कभी कभी नीचे भी आते हैं। इनकी एक विशेषता और है कि यह समूह में 8-9 गौर एक साथ रहते हैं। भारत में इनकी संख्या को लेकर कई प्रकार के लंबे समय से अनुमान लगाए जा रहे थे। इसी कारण नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन द्वारा हाल ही में फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, अर्थात एक्चुअल संख्या क्या हम पता कर सकें। अनुमानित आकलन के अनुसार इनकी संख्या लगभग 2000 के आसपास बताई जा रही है। साथ ही साथ यह जो हमने आकलन किया इससे इनके क्षेत्रों की पहचान हो गई है और इन क्षेत्रों के पहचान होने से अब यह हम सुनिश्चित कर सकेंगे जो कि कुन्नर, उदमंडलम और कोटागिरी के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो इन क्षेत्रों में मनुष्यों और गौर के बीच में कई बार मनुष्य और पशु संघर्ष देखने को मिले थे और इसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। वर्ष 2019 में ही 3 लोगों की मृत्यु इसकी वजह से हो चुकी है। तो अब हमको ये पता चल गया एक्चुअल में इनकी संख्या लगभग 2000 के आसपास किन क्षेत्रों में निवास रहते हैं। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि मानव और पशु संघर्ष ना हो, और जब नहीं होगा तो अपने आप इनकी संख्या में भी वृद्धि होगी, जो कि भारत की खास पहचान को डिनोट करते हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि ये जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र में मानव अधिवास बढ़े हैं, रेस्टोरेंट बढ़े हैं, घूमने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और इसी के कारण संघर्ष की संख्या में भी वृद्धि हुई है। और इस संघर्ष में वृद्धि का एक कारण इनका है कि कुछ लोगों का यही मानना है कि पिछले 1 दशक में इनकी जो संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि इनका संरक्षण काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ, इसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। कुल मिलाकर यह जो जीव है इसकी जो विशेषताएं हमने बताई ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के विवाद का। आप देखिए, आप एक देख लीजिए, एक मैप है, आपको उत्तर कोरिया दिखाई दे रहा होगा, दक्षिण कोरिया दिखाई दे रहा होगा। उनकी राजधानियाँ लिखी है, प्योंगयांग लिखा है और जो है कि आपके इधर सियोल लिखा हुआ है। दोनों को अलग अलग कलर से दिखाया गया है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अच्छा, मैं बहुत सी इनकी बेसिक चीज़ों को डिस्कस नहीं करूंगा, जो कि कौन सा सागर है क्या है, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। हमें इनके एक्चुअल मुद्दे को दरअसल समझना है और इनके मुद्दे के जो हमें समझना है ये सभी इमेज मैं अभी बाद में दिखाऊंगा आपको। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 2 अलग अलग देश बन गए और दोनों देशों ने अपनी अलग अलग राह चुनी। दरअसल हुआ क्या
गया था कि 1904-1905 में रूस जापान युद्ध के बाद जो है कि आपको पता है कि जापान ने रूस पर हमला कर दिया था 1905 में। 4 और 5 का दोनों का अवधि उसको हम लेते हैं। जापान ने हमला किया रूस पर और उस पर क्या हुआ, रूस हार गया और उसके बाद जापान ने क्या किया, इस कोरिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। और यह कब्जा द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान जब तक हार नहीं गया तब तक उसका बना रहा। अर्थात कोरिया प्रायद्वीप पर हम कहें तो 1904-05 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक जापान का क्या था, नियंत्रण था। अब जब यह जापान हारा तो उसके बाद जो है कि इसमें यह बात हुई कि आखिर किस क्षेत्र पर किसका नियंत्रण रहेगा। जैसे भारत के लोग तो कह रहे थे कि हमारा कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, और इसके वजह से यहाँ के लोगों को सुपुर्द कर दिया। वो भी देखा ही आपने कितना स्ट्रगल करके हम लोगों को आज़ादी प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ, इसका जो उत्तरी हिस्सा था उसको वह सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गया। सोवियत संघ जो कि अमेरिका के साथ लड़ रहा था, और सोवियत संघ के नियंत्रण में उत्तरी हिस्सा आ गया, और यही उत्तरी हिस्सा आगे चलकर नॉर्थ कोरिया बनेगा। और जो दक्षिणी हिस्सा था वह अमेरिका के नियंत्रण में आ गया, और दोनों ही क्षेत्रों को दोनों शक्तियों अर्थात सोवियत संघ और अमेरिका ने अपने अपने हिसाब से राष्ट्र के रूप में जो है कि बनाने का प्रयास किया। 15 अगस्त 1948 को रिपब्लिक ऑफ कोरिया अर्थात दक्षिण कोरिया बनाने की घोषणा अमेरिका के द्वारा की गई। ठीक इसी तरह से उत्तरी भारत जो है कि यहाँ पर सोवियत संघ के द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीपल्स ऑफ कोरिया नामक एक नया राष्ट्र जो है कि सितंबर 1948 में बनाया जाता है। और ये किसके सहयोग से बन रहा है, आपके सोवियत संघ के द्वारा। कुछ करेक्शन है, मतलब एडिटिंग के, मैं उसको एडिट करके आपको दिलवा दूंगा। तो कुल मिलाकर ये समझिए 15 अगस्त 1948 को रिपब्लिक ऑफ कोरिया अर्थात दक्षिण कोरिया का निर्माण होता है, और सितंबर 1948 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीपल्स ऑफ कोरिया, जिसको हम नॉर्थ कोरिया के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण होता है। हालांकि नाम देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पीपल्स ऑफ कोरिया है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। आपको पता है यहाँ पर एक तानाशाही प्रवृत्ति चलती है। खैर, जब दोनों देश अलग अलग बन गए तो इनके जब अलग अलग ये बन रहे थे तो इनमें बहुत ज़्यादा सहयोग की उम्मीद नहीं थी। और सहयोग की उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि सोवियत संघ एक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा था, वह था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अर्थात साम्यवादी विचारधारा। वहीं अमेरिका जो है कि अपने क्षेत्र में जहां पर उसका अधिकार था वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहता था। स्वाभाविक है, आइडियोलॉजी में परिवर्तन है और साथ ही साथ नियंत्रण करने वाली सत्ता पर भी अंतर है, तो दोनों में मेलजोल होने से रहा। और इसी के कारण 25 जून 1950 को ही, ध्यान दीजिएगा, 25 जून 1950 को ही उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया गया। अब यह जो समय है 1950 का, आपको पता है यह शीत युद्ध काल अर्थात कोल्ड वार का समय है। और यह जो हमला किया गया इसको कोल्ड वार का पहला संघर्ष माना जाता है और सबसे खतरनाक संघर्ष भी माना जाता है। दोनों ने, अब इसमें क्या हुआ कि जब यह हमला किया गया तो उत्तर कोरिया को समर्थन प्राप्त था सोवियत संघ का, वहीं दक्षिण कोरिया को समर्थन प्राप्त था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश जो है कि अमेरिका का। अब ये संघर्ष बढ़ा, यह जो युद्ध हुआ इसमें बहुत कुछ तो नहीं क्लियर हो पाया, कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन हाँ जनधन की हानि पर्याप्त हुई। तो कुल मिलाकर हम देखें 25 जून 1950 वो पहला समय था जब दोनों के बीच में युद्ध की कंडीशन क्रिएट हुई और जो है कि हमला हुआ। उसके बाद से कई बार ऐसे हमले हुए, तनाव आमने सामने आए और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन किसी तरह से बहुत से देशों की मध्यस्थता के द्वारा इन दोनों को शांत करने का प्रयास किया गया। अब होता क्या है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो एक ही विकल्प होता है, या तो हथियार लेकर आमने सामने आकर फैसला कर लिया जाए कि कौन कितना बलशाली है, या फिर क्या है कि किसी तरह से युद्ध के समय काल को टाला जाए। अपने आप चीज़ें फिर हो सकती हैं, टल जाती हैं और चीज़ें क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा आसान हो जाती। तो इन सब के लिए युद्ध अगर नहीं करना है, या आपने देखा होगा घर परिवार या अपने फ्रेंड सर्किल में आप देखते हैं कि अगर किसी से आपको लड़ाई नहीं करना है तो आप एक चीज़ करिए कि बातचीत बंद मत करिए, पेशेंस के साथ धैर्यपूर्वक बातचीत करते रहिए। बातचीत ही वो माध्यम है जो हर चीज़ का, हर मुद्दे का, हर परेशानी का समाधान आपको करवा सकता है। तो हुआ क्या, तनाव कम करने के लिए एक विकल्प अपनाया जाता है, वह है कि बातचीत। और बातचीत के लिए यहाँ पर एक विकल्प
विकल्प अपनाया गया वह था फोन के माध्यम से, जिसको आप हॉटलाइन बोलते हैं। हॉटलाइन का मतलब ऐसे फोन सेवाएं होती हैं जो दो देशों के बीच लगाई जाती हैं, निर्मित की जाती हैं, और उसमें यह होता है कि अंतिम क्षण तक अगर कोई बहुत ज़रूरी मैसेज है तो तुरंत आप दो देशों को जोड़ा जा सके। एक हॉलीवुड की मूवी है, उसको मैं आप जिक्र करना चाहूँगा, नाम नहीं बता रहा हूँ कि आप देखने लगें, बस एक चीज़ समझिए कि एक मूवी में ये सीन है कि दो जो है कि देशों में मिसाइल छोड़ने वाले हैं। दोनों देशों ने अपनी अपनी मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागने वाले हैं। उसी समय जो है कि एक देश के पास दूसरे देश की घंटी बजती है और वो कहता है कि नहीं, मैं आपको यहाँ पर सूचित करना चाहता हूँ कि जिस आधार पर आपने तनाव बढ़ाया है उसमें एक चीज़ ये भी देखिए, और वह चीज़ होती है एक रिपोर्ट जिसमें कहा जाता है कि जिस चीज़ को आप सही मान रहे थे वह सही नहीं है, आपके ही यहाँ की एक एजेंसी ने यह इस प्रकार की सूचना दी है। तुरंत दोनों देश क्या होते हैं, जो देश पहले छोड़ना चाह रहा होता मिसाइल उसको रोक लेता है, अपनी यहाँ की इंटेलिजेंस से पता करवाता है, उस रिपोर्ट की सत्यता का पता करवाता है, और वो रिपोर्ट क्या हो जाती है, सत्य आती है, और युद्ध क्या हो जाता है, टल जाता है। कल्पना कीजिए अगर यह बातचीत नहीं हो पाई होती तो मिसाइल का हमला हो गया होता। ये बात जरूर मूवी का है, लेकिन ठीक यही कंडीशन होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी हमने ऐसे ही हॉटलाइन बना रखा है। तो अब देखिए इसी तरह का हॉटलाइन हमने बना रखा था, और इसी हॉटलाइन को पहली बार जो विकसित किया गया था सितंबर 1971 में ही दोनों देशों के बीच में बना लिया गया था। और इस समय लगभग 49 से 50 हॉटलाइन अर्थात फोन लाइन एक दूसरे देशों दोनों देशों के बीच में है। अब इतनी संख्या इसलिए हर विभाग का, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, जिससे मान लीजिए कोई सूचना प्रसारण मंत्रालय है तो दोनों देशों में होगा तो उसका अलग हॉटलाइन है, विदेश मंत्रालय का अलग है, वाणिज्य मंत्रालय का अलग है, अर्थात जिस विभाग जिस मंत्रालय को जरूरत हो दूसरे देश वो सूचित कर सके। लेकिन हुआ क्या है कि हमने बनाने को, अर्थात उत्तर कोरिया के लोगों ने बनाने को तो 1971 में इसको बना लिया, लेकिन ये हमेशा चालू नहीं रह पाए। अभी तक लगभग 7 बार इसको बंद किया जा चुका है। लास्ट टाइम 2016 में इसे बंद कर दिया गया था, जिसे 2018 में पुनः खोल दिया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने पुनः दक्षिण कोरिया से सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर दिए हैं और कहा है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, अर्थात जो हॉटलाइन का विकल्प था, जो बातचीत का फोन लाइन का विकल्प था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब जो समाप्त कर दिया गया है इसका मतलब है अब कोई भी सूचना चाहे वो कितनी भी जरूरी हो वह दूसरे देश तक नहीं पहुंच पाई। एक विकल्प है, विकल्प ये है कि दोनों देशों की जो बाउंड्री, जो सीमा है वहां पर होता है, पहले भी हो चुका है, वहां पर बड़े बड़े माइक लेकर एक देश का जो भी मैसेज होता है वो व्यक्ति जाकर बॉर्डर के पास दूसरे देशों को बहुत तेजी से बोलता है, माइक के माध्यम से आवाज वहां तक जाती है, फिर उसका रिप्लाई दिया जाता है। हालांकि यह जो पूरा तरीका है बहुत साइंटिफिक नहीं है और बहुत अच्छी तरह से डील नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बॉर्डर के पास जो सेना के लोग हैं वही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, किस रूप में वो आगे बढ़ाएंगे कह नहीं सकते। खैर हुआ क्या है कि ये कदम उठाया क्यों गया, तो इसमें क्या है, दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरिया में फ्लोटिंग एंटी प्योंगयांग लीफलेट्स भेजे जा रहे थे। इसको इस रूप में समझिए, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए अब होता क्या है कि जो दक्षिण कोरिया के लोग हैं, चूंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी का मूल्य है, सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, तो ये देखिए इस प्रकार के जो बैलून्स होते हैं इस पर स्लोगन लिखे होते हैं, या फिर वहाँ के उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं उनका विरोध लिखा गया होता है, उनकी तानाशाही प्रवृत्ति को कहा जाता है। और कई बार इस पे जो उत्तर कोरिया के लोग हैं उनसे अपील की जाती है कि आप इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाइए, या फिर इसमें दक्षिण कोरिया की बढ़ाई, उत्तर कोरिया की कमी, इस प्रकार के बैलून्स उड़ाए जाते हैं। और जब इस प्रकार के बैलून्स उड़कर दूसरे देशों में जब जाते हैं, अर्थात उत्तर कोरिया में जाते हैं, तो उत्तर कोरिया इसको कहता है कि यह हमारे देश में अलगाववाद की भावना बढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। और पहले भी उसने दक्षिण कोरिया से कह रखा कि आप इस प्रकार की गतिविधियों को रोकिए। दक्षिण कोरिया ने इसको रोका भी है, कई बार प्रयास भी किए हैं, लेकिन हाँ चूंकि यहाँ पे एक स्वतंत्रता है और इसकी वजह से कई बार यहाँ के लोग इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम दे देते हैं, और इन्हीं ऐसे ही कई कारणों से दोनों देश एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब देखिए हुआ तो यही कारण है, सिर्फ इतनी ही सी ही सूचना है, लेकिन इसके पीछे कारण ये है कि इस समय उत्तर कोरिया जो है कि ठीक वही प्रकृति अपना रहा है जो चीन
चीन के द्वारा अपनाया जा रहा है। उत्तर कोरिया भी अपने आंतरिक चीज़ों को दबाने के लिए बार बार राष्ट्रवाद का सहारा लेता है। वहाँ के लोगों में भी असंतोष है, लेकिन असंतोष बाहर ना आए इसके लिए वो बहुत कड़ा रुख अपनाता है और उसी कड़े रुख में वह कहता है कि हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। आपको पता है उत्तर कोरिया के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी सभी चीज़ें हैं, इसलिए जब भी ये विवाद उभरता है तो संबंध तनावपूर्ण जब होते हैं तो पूरे विश्व में जो है कि एक डर की लहर बन जाती है, क्योंकि उत्तर कोरिया की जो छवि है वह कभी भी जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में नहीं रही। आई होप आप पूरे मुद्दे को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।